हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी गाइड। और आज की डेट है 29 सितंबर। हम देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर थी द हिंदू न्यूज़पेपर में। तो सबसे पहले ये एक न्यूज़ कवर्ड है जहाँ पे भूटान कंट्री ने भी इंडिया का सपोर्ट किया और इन्होंने कहा कि इंडिया डिजर्व करती है टू होल्ड परमानेंट सीट, कि परमानेंट मेंबरशिप इंडिया को मिलनी चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। हालांकि यूएनएससी के बारे में हमने बहुत बार देखा है, अब ये न्यूज़ में आ रही है तो हमें कवर करना है दोबारा इसे। अगर आपने नोट डाउन किया है ऑलरेडी इसे नोट पैड में तो कोई इशू नहीं है, आपकी रिवीजन यहाँ पे एक बार दोबारा से हो जाएगी, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल शॉर्ट फॉर्म है यूएनएससी। ये ये 6 प्रिंसिपल ऑर्गन जो है यूनाइटेड नेशन की, उसी की एक ये प्रिंसिपल ऑर्गन है, आपको याद रखनी है। काम क्या करती है? तो फोकस करती है इंश्योर करने में इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? तो न्यूयॉर्क सिटी, यूनाइटेड स्टेट्स। और क्या क्या पावर है यूएनएससी की? तो पीस कीपिंग ऑपरेशन ये चला सकती है, इंटरनेशनल सैंक्शन लगा सकती है, ऑथराइज मिलिट्री एक्शन भी कोई भी किसी भी पर्टिकुलर कंट्री पे ले सकती है जो इंटरनेशनली पीस या सिक्योरिटी इस्टेब्लिश नहीं कर पा रही है उस कंट्री पे। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक ऐसी यूनाइटेड नेशन की बॉडी है, आपको याद रखनी है, जो जिसके पास अथॉरिटी है कि इशू रिजोल्यूशन, वो इशू कर सकती है रिजोल्यूशन जो कि बाइंडिंग रहेगी मेंबर स्टेट पे। अगर सपोज दैट कोई कंट्री है वो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी इस्टेब्लिश नहीं कर पा रही है, राइट, तो इनके द्वारा रेजोल्यूशन पास किया जाएगा और प्रेशर बनाया जाएगा उस पर्टिकुलर कंट्री पे, ताकि वो कंट्री खुद को सुधार सके और पीस और सिक्योरिटी को इस्टेब्लिश कर सके। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्रिएट हुई थी, आपको याद रखनी है। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स होते हैं। और ये जो 15 मेंबर्स हैं इसके अंदर 5 परमानेंट होते हैं और 10 नॉन परमानेंट। जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं इसी में रिफॉर्म्स के लिए बार बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल काउंसिल न्यूज़ में रहती है, ठीक है। कौन कौन ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं? तो आपको याद रखनी है, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स, ये 5 कंट्री हैं जो अभी कंसीडर किए गए हैं एज अ परमानेंट मेंबर, ठीक है। और ये विक्टर्स थे वर्ल्ड वॉर 2 के, वर्ल्ड वॉर 2 में, इसीलिए इन्हें परमानेंट मेंबरशिप इन्हें मिली थी। अब 10 जो नॉन परमानेंट मेंबर्स है, अब परमानेंट तो हमने देख लिया कि ये परमानेंट है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से यही परमानेंट मेंबर है, राइट, इसमें कोई सी भी चेंजेस नहीं हुई है। पर जो 10 नॉन परमानेंट्स है, आखिर इससे कैसे इलेक्ट किया जाता है? तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा ये इलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। और 2 ईयर टर्म्स के लिए इलेक्ट किए जा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पे हमेशा इलेक्ट की जाती है, ठीक है। और ये एक डेटा है जहाँ बताई गई है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 8th टाइम इंडिया को इलेक्ट किया गया एज अ नॉन परमानेंट मेंबर। और ये कब की डेटा है? तो 2011 की ये इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर है। अब जब भी न्यूज़ आएगी यूएनएससी की, वहाँ आपको G4 कंट्रीज़ के बारे में भी न्यूज़ देखने को मिलेगा, ठीक है। अब G4 कंट्रीज़ कौन कौन है? तो इंडिया, जर्मनी, जापान, ब्राज़ील, याद रखनी है, इंडिया, जर्मनी, जापान, ब्राज़ील। अब ये G4 कंट्रीज़ एडवोकेट करती हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स आए और इंडिया, जर्मनी, जापान, ब्राज़ील जैसी कंट्री को भी मौका मिले परमानेंट मेंबर बनने का, ठीक है। तो याद रखनी है, यूपीएससी अगर आपसे बेसिक पूछनी होगी तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में पूछेगी, या आपसे पूछेगी G4 ग्रुप्स के बारे में, यानी G4 कंट्रीज़ कौन कौन है, ठीक है। तो अच्छे से याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। अभी एक आर्टिकल आई है जहाँ पे इंडियन जो वाइल्ड एस हैं इसके बारे में काफ़ी डिटेल में बात की गई है। आपको याद रखनी है कि ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो यूपीएससी आपसे प्रीलिम्स में पूछेगी। अगर आपने इसके बारे में देखा है या आपको पता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज इस वीडियो की एंड में मैंने बहुत ही डिटेल में इंडियन वाइल्ड एस के बारे में डिस्कस किया हुआ है। उस वीडियो को मैं आई बटन में मैं प्लेस कर दूंगा, आप उस आई बटन को क्लिक करके आप इस वीडियो को ज़रूर वॉच करें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एनिमल्स के बारे में यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछती है, राइट। तो आप उस वीडियो को आप ज़रूर देखें ताकि आपको सारी चीज़ें इंडियन वाइल्ड एस और बाकी जो वाइल्ड एस हैं उसके बारे में आपको पता चल सके, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब ये डेड कोरल स्केलेटन के बारे में न्यूज़ आई है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो कोरल्स के बारे में बात की गई है। तो कोरल्स क्या हैं? तो पॉलिप्स हैं, यानी कोरल पॉलिप्स एक छोटी सी सी एनिमोन्स एनिमल्स हैं, ठीक है, जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल ओशियन या सीज में देखने को मिलती है। हमें याद रखनी है, ट्रॉपिकल में रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, सिर्फ सब ट्रॉपिकल ओशियंस में नहीं मिलती हैं, या ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल दोनों जगह पे मिलती है, ठीक है। और ये कहाँ रहती हैं? तो शॉलो वाटर्स में रहती हैं। किसके साथ रहती हैं? तो माइक्रोस्कोपिक एल्गी, जिसे जूज आंथले कहा जाता है, ठीक है। तो जूज आंथले के साथ
कोरल पॉलिप्स रहती हैं। अब कोरल पॉलिप्स और जूज़ैंथिले ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शेयर करती हैं। कैसे? तो जूज़ैंथिले के पास एक फोटोसिंथेसिस करने की एबिलिटी है, जो जिसके वजह से वो जूज़ैंथिले फूड बना पाती है। और फूड को कौन कंज्यूम करता है? तो कोरल पॉलिप्स उसे कंज्यूम करती हैं, जो एनिमल हैं, राइट, सी एनिमल्स हैं। और बदले में कोरल पॉलिप्स जूज़ैंथिले को क्या देती है? तो कैल्शियम कंपाउंड्स उन्हें प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से उन्हें एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, राइट, एनर्जी मिलती है जूज़ैंथिले को। और कैल्शियम कार्बोनेट की स्ट्रक्चर भी फॉर्म करती है, जिसपे जूज़ैंथिले स्टेबल रहती हैं, उसी पे वो रहती हैं, ठीक है। और यहाँ यही कहा गया है कि ये दोनों शेयर करती हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब कोरल्स क्या होती हैं, यहाँ मैं आपको इमेज में दिखा देता हूँ। ये है कोरल्स। अब ये जो ब्यूटीफुल कलर्स आप जो देख सकते हैं, बहुत ही वाइब्रेंट कलर्स है, ये क्या है? तो ये माइक्रोस्कोपिक जूज़ैंथिले यानी एल्गी है। और ये जो स्ट्रक्चर जिस पे ये स्टेबल कर रही हैं, जिस पे ये रह रही हैं, ये ये किनके द्वारा दी गई है? तो ये प्रोवाइड की गई है कोरल पॉलिप्स के द्वारा। ये कैल्शियम कार्बोनेट की पूरी स्ट्रक्चर है, जिसपे माइक्रोस्कोपिक जूज़ैंथिले एल्गी स्टे करती है, ठीक है। अब क्या क्या आइडल इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं कोरल्स के लिए? तो शॉलो वाटर्स रहनी चाहिए, ज़्यादा डीप वाटर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा डीप वाटर रहेगी तो सन की सनलाइट रेज वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी, और जिसकी वजह से जूज़ैंथिले एल्गे फूड नहीं बना पाएंगी कोरल्स के लिए, ठीक है। तो शॉलो वाटर्स होनी चाहिए, क्लियर वाटर होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, क्लियर वाटर रहेगी तभी सनलाइट पेनिट्रेट कर पाएगी, राइट। और वार्म वाटर होनी चाहिए। तो आपको याद रखनी है 20 डिग्री से ज़्यादा वाटर टेम्परेचर नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा अगर वाटर टेम्परेचर रहेगी, ठीक है, 20 डिग्री से भी ज़्यादा, तो कोरल ब्लीचिंग हमें देखने को मिल सकता है, या कोरल ब्लीचिंग हो जाती है, जहाँ पे जूज़ैंथिली वाइप्ड आउट हो जाती है कम्प्लीटली उस एरिया से, और सिर्फ बच जाती है कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट की स्ट्रक्चर, जो विजिबल रहती है वाइट कलर की, उसे ही कहा गया कोरल ब्लीचिंग। अब क्या क्या कॉजेज़ हैं कोरल ब्लीचिंग की, आपसे यूपीएससी पूछ सकती है। तो अगर सी टेम्परेचर अगर ज़्यादा गर्म हो जाएगी, 20 डिग्री से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो अगर 20 डिग्री से ज़्यादा अगर ओशन की टेम्परेचर हो जाती है, तब कोरल ब्लीचिंग हो जाती है। अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लो टाइड होगी, ठीक है, तो अगर ये बहुत एक्सट्रीम लो टाइड रहेगी वहाँ पे, तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से कोरल ब्लीचिंग हो जाएगी। ओशन एसिडिफिकेशन भी एक रीज़न है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा अगर कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड CO2 अगर बहुत ज़्यादा हो जाती है वाटर में, जिसकी वजह से भी कोरल ब्लीचिंग हो जाती है। डिजीज़ की वजह से भी कोरल ब्लीचिंग होती है, आपको याद रखना है। विब्रियो सिलोई एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया है, जो इम्पैक्ट करती है जूज़ैंथिली को फोटोसिंथेसिस करने में, जिसकी वजह से भी कोरल ब्लीचिंग होती है। ओशन पॉपुलेशन, सॉरी, ओशन पोल्यूशन, बहुत ज़्यादा अगर सरफेस पे ओशन पोल्यूशन है, जिसकी वजह से सनलाइट एंटर नहीं कर पा रही है, सनरेज, जिसकी वजह से जूज़ैंथिली फूड नहीं बना पाती है कोरल्स के लिए, तब भी कोरल ब्लीचिंग होती है। सेडिमेंट्स, बहुत ज़्यादा अगर सेडिमेंट्स हैं तो अब क्लियर वाटर नहीं रहेगी, राइट, तो भी कोरल ब्लीचिंग होती है। एंथ्रोपोजेनिक यानी ह्यूमन की वजह से भी बहुत ज़्यादा कोरल ब्लीचिंग होती है। कैसे? तो ओवर फिशिंग, पोल्यूशन, एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रियल रन ऑफ की वजह से, या कोल माइनिंग हो गई, या कोई सी भी डेवलपमेंट हो रही है इंडस्ट्रियल एरिया जो आसपास है कोरल, सॉरी, कोरल इकोसिस्टम के, राइट, तो उसकी वजह से भी कोरल ब्लीचिंग होती है। और सबसे लास्ट, प्रीडेटर्स यानी स्टारफिश जो हैं, ये कंज्यूम करते हैं जूज़ैंथिलो एल्गे को अपने सर्वाइवल के लिए, उसकी वजह से भी कोरल ब्लीचिंग होती है। तो ये कुछ रीजंस हैं, आपको याद रखनी होगी। कोरल रीफ्स हम कहाँ कहाँ इंडिया में देख सकते हैं? तो गल्फ ऑफ कच्छ में, गल्फ ऑफ मन्नार, पार्क्स बे, अडम्बार निकोबार, लक्षद्वीप आइलैंड्स, वेस्टर्न कोस्ट जो गल्फ ऑफ कंबाट है वहाँ भी, अंगिरिया बैंक जो विजयदुर्ग महाराष्ट्र में, वहाँ भी आप देख सकते हैं, तरकरली मलवान में भी आप देख सकते हैं, और नेतरनी आइलैंड्स जो कर्नाटका में है, यहाँ भी आप कोरल रीफ देख सकते हैं। अब यूपीएससी आपसे कैसे क्वेश्चन पूछेगी, या आप तो बेसिक के बारे में आपसे पूछेगी कोरल्स क्या है, या आपसे पूछेगी आइडियल कंडीशन क्या है। हालांकि इसके बारे में ऑलरेडी यूपीएससी ने पूछ लिया आइडियल कंडीशंस पे। कॉज क्या क्या है जिसकी वजह से कोरल ब्लीचिंग होगी, तो ये आप याद रखना होगा। या इंडिया में कहाँ कहाँ पाई जाती है कोरल रीफ, ऐसे आपसे पूछ सकती है। या जनरल स्टेटमेंट, इन सारी चीज़ों से भी लेके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अच्छे से याद रखनी है, इन्वायरमेंट की ये स्टैटिक पार्ट्स हैं, और स्टैटिक पार्ट हमें क्लियर करनी है अपनी, राइट। अब ये इमेज है, ये देख सकते हैं, ये है कोरल रीफ्स, ठीक है।
अब बढ़ते हैं आगे। ये एक आर्टिकल आई है, एक न्यूज़ आई है जहाँ पे वर्किंग फ़िश के बारे में बात की गई है। ये हालांकि फ़िश है, इनकी ऐसी ये रिजेंबल करती है कि ये लेग्स हैं और ये लेग्स पे चलती हैं, पर ऐसी बात नहीं है। जो नॉर्मल फ़िश जैसे चलती है वैसे ही ये भी फ़िश चलती है। इसका नाम है सी रॉबिन्स, आपको याद रखनी है। यूपीएससी की आदत है अजीबोगरीब टर्म्स वाली चीज़ें वो पूछती है कि रिसेंटली न्यूज़ में देखी गई है, किस चीज़ से रिलेटेड है, राइट। तो आपसे पूछ सकती है कि सी रॉबिन्स रिसेंटली न्यूज़ में देखी गई है, ये किस चीज़ से रिलेटेड है। क्या ये फिश की स्पीसीज़ है, या ये फॉसिल है, या इन्वेजिव स्पीसीज़ है, या ये कोई बटरफ्लाई की स्पीसीज़ है। तो आपको याद रखनी है ये फिश स्पीसीज़ है, वॉकिंग ओशन फिश स्पीसीज़ है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। ये स्कीम के बारे में बात की गई है, प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली सोलर योजना। इसके बारे में हमने एक बार और डिस्कस किया हुआ था क्योंकि न्यूज़ में थी, तो ये दोबारा न्यूज़ में है, तो आपको अच्छे से याद रखना होगा। तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना इसकी नाम है, ठीक है। ये सेंट्रल स्कीम है, याद रखनी है। क्यों लाई गई है? सोलर रूफटॉप सिस्टम को अडॉप्ट करने के लिए, ठीक है, ये स्कीम लाई गई है। कौन से मिनिस्ट्री के अंदर है? तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर है। एम क्या है? तो याद रखनी है ये फैक्ट कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है 1 करोड़ हाउस जो इंडिया के अंदर है उन्हें, ठीक है। कैसे दिए जाएंगे? तो वो इंस्टॉल करेंगे रूफटॉप सोलर इलेक्ट्रिसिटी यूनिट, उसके द्वारा। हाउस होल्ड को हाउस होल्ड एबल रहेंगे 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी रिसीव करने के लिए हर मंथ। याद रखनी है 300 यूनिट्स, यूपीएससी चेंज करके पूछ सकती है। और आपको ये भी याद रखनी है 1 करोड़ हाउस होल्ड को कवर किया जाएगा, क्योंकि इसमें भी चेंजेस करके यूपीएससी आपसे पूछ सकती है। अब नेशनल लेवल पे कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है इस स्कीम को? तो ये मैनेज की जा रही है नेशनल प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी के द्वारा, एनपीआई है। और स्टेट लेवल पे मैनेज की जा रही है स्टेट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी, यानी डिस्कॉम हो गई, या जो भी स्टेट लेवल पे जो रिन्यूएबल एनर्जी की मिनिस्ट्री है वो इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। स्कीम याद करनी है, स्कीम्स प्रोवाइड करेगी सब्सिडीज़। तो कैसे प्रोवाइड करेगी? तो मैक्सिमम सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी 3 किलोवाट्स, जहाँ पे ये 3 किलोवाट्स की कैपेसिटी इंस्टॉल्ड रहेगी वहाँ पे, ठीक है। तो 60% सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी 2 किलोवाट्स कैपेसिटी तक वाली रूफटॉप जो सोलर जो लगाई जाएगी उसके लिए। और 40% सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी, 1 मिनट, हाँ, 40% सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी 2 किलोवाट से लेकर 3 किलोवाट की जहाँ कैपेसिटी इंस्टॉल्ड है सोलर रूफटॉप उसके लिए। तो याद रखनी है। टोटल आउटले कितनी है? तो 75,021 करोड़ की आउटले है, और इम्प्लीमेंट की जाएगी 2026 तक के लिए, याद रखनी है। अब कुछ चेंजेस अगर होती हैं इसमें कि डेट और भी इसकी अगर एक्सटेंड कर दी जाएगी अगर टाइमलाइन, तो हम उसे देख लेंगे फ्यूचर में। अभी के लिए याद रखनी है कि 75,021 करोड़ की आउटले है और इम्प्लीमेंट की जाएगी 2026 तक। यूपीएससी स्कीम्स पूछती है, इसलिए ये स्कीम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप इसे अच्छे से याद रखें कि सेंट्रल स्कीम है, एम क्या है इसकी, ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है, कौन इसे इम्प्लीमेंट कर रहा है, क्या सब्सिडी है, ठीक है। ये फैक्ट कि 300 यूनिट्स प्रोवाइड की जाएगी, कितनी आउटले है, क्योंकि आउटले में चेंजेस करके यूपीएससी आपसे पूछती है, और कितने पीरियड के लिए इम्प्लीमेंट की गई है, इसमें भी चेंजेस करके यूपीएससी आपसे पूछती है। इसलिए कौन कौन एलिजिबल है, एलिजिबिलिटी पे भी क्वेश्चन रहती है स्कीम्स में, तो आपको यहाँ अच्छे से याद रखना होगा। इंडियन सिटीजन होने चाहिए एप्लीकेंट, और हाउस होल्ड खुद की घर होनी चाहिए जो सूटेबल होनी चाहिए इंस्टॉल करने के लिए सोलर पैनल्स। हाउस होल्ड के पास वैलिड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होनी चाहिए, ठीक है। और हाउस होल्ड जो भी फ़ायदा लेना चाहते हैं ये स्कीम की, उन्होंने कहीं और इनरोल नहीं किया हो कोई अदर सोलर पैनल वाली सब्सिडी स्कीम्स में, ठीक है। तो ये 4 इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप इसे अच्छे से याद रखें। अब बढ़ते हैं आगे। तो ये एक पर्टिकुलर इंटरनेशनल पेज पे न्यूज़ आई है जहाँ पे चाइना एयर और जो शिप्स हैं, नेवल शिप्स, उससे पेट्रोलिंग कर रही है। जो फ्लैश पॉइंट रीफ्स है एक पर्टिकुलर साउथ चाइना सी में, उस पे इन्होंने अपनी पेट्रोलिंग की, जिसकी वजह से फिलीपींस को कंसर्न रेज हुई। वहाँ पे फिलीपींस कंट्री ने कंसर्न अपनी रेज की, क्योंकि आपको पता होगा कि चाइना और फिलीपींस के बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट चल रही है साउथ चाइना सी को लेके, राइट। तो हम देख लेते हैं कि कौन सी पर्टिकुलर रिफ्स में ये पेट्रोलिंग की गई। तो स्कार ब्रॉग सोआल आपको याद रखनी है, ये साउथ चाइना सी में है। इस इमेज में आपको क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले तो हिस्ट्री हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों चाइना और फिलीपींस में कन्फ्लिक्ट है, क्यों इन दोनों कंट्री में अभी प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई हैं।
तो चाइना का क्लेम करना है कहना है कि ये जो 9 डैश लाइन है, जो रेड वाली डॉट आप देख सकते हैं, ये जो पूरी सी है साउथ चाइना सी, इस पे कंप्लीट अथॉरिटी है चाइना की। और चाइना इस पर्टिकुलर सी में कुछ भी कर सकती है, चाहे वो कैसे भी पेट्रोलिंग हो वो कर सकती है। और यूनाइटेड नेशन CLOS यानी कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सीज, उसके तहत क्या बताया गया है कि ये जो ब्लू वाली लाइन है, ये जो पर्टिकुलर लाइन अभी देख रहे हैं जहाँ मेरी कर्सर है साउथ चाइना सी में, ये वाली लाइन, तो इस पे ये पर्टिकुलर जो जोन है ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है और इस पे कम्प्लीटली राइट है फिलीपींस की। ठीक है, और फिलीपींस की ये पर्टिकुलर जोन है, और फिलीपीन का कहना है कि ये पर्टिकुलर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में दूसरी कंट्री यानी चाइना यहाँ पे अपनी नेवल या जो एयरक्राफ्ट है यहाँ पेट्रोलिंग यहाँ नहीं कर सकती है, क्योंकि ये इनकी सॉवरेनिटी को इम्पैक्ट कर रही है, राइट। तो सिक्योरिटी थ्रेट को लेके दोनों कंट्रीज चाइना फिलीपीन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। ठीक है, तो और भी कुछ सवाल हैं जो न्यूज़ में है द हिंदू में कवर्ड, तो उसे हम देखेंगे। तो स्कारब्रॉग सवाल याद रखनी है, साउथ चाइना सी में है। सेकंड थॉमस सवाल ये आपको याद रखनी है, ये भी साउथ चाइना सी में है। और सबीना सवाल ये भी आपको याद रखनी है, ये साउथ चाइना सी में है। कुछ आइलैंड्स भी आपको पता होनी चाहिए, जैसे अभी मेरी कर्सर यहाँ पे आ, पाराकस आइलैंड है, ठीक है, स्पार्टली आइलैंड और पार्सल आइलैंड्स, ये भी साउथ चाइना सी में है। यूपीएससी आपसे पूछ सकती है, या आपसे पूछ सकती है कि स्कारब्रॉग या सबीना सवाल रिसेंटली न्यूज़ में देखी गई है, ये कौन सी सी में ये लोकेटेड है, क्या ये रेड सी में है, क्या ये मेडिटेरियन सी में है, क्या ये ब्लैक सी में है, या क्या ये साउथ चाइना सी में है। ऐसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकती है, तो आपको याद रखनी होगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतनी जानकारी है, उम्मीद करूंगा आपने कुछ सीखा है नया। अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी प्लीज़ वीडियो भी लाइक आप किया करें, और ताकि आप अपनी अप्रिशिएशन दिखाएं कि हाँ आपने कुछ इस वीडियो से सीखा है। अगर चैनल पे आप नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल भी सपोर्ट करें, क्योंकि ये यूपीएससी के लिए ओरिएंटेड यूट्यूब चैनल है। और यहाँ से अगर आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो आप फ़ायदे में रहेंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी ओरिएंटेड नॉलेज ही मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो चैनल भी सपोर्ट करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच वीडियो वॉच करने के लिए। हैव अ ग्रेट डे अहेड।